हेलो स्टूडेंट्स, एएस एंग्लो क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको 10th का यूपी बोर्ड का थर्ड चैप्टर द गंगा पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हम सब ने सुना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। ये जो लेसन है ये विल उन्होंने अपना टेस्टामेंट जो बनाया, अपनी वसीयत जो बनाई, उस वसीयत में सबसे पहले तो उन्होंने थैंक्स दिया है इंडियन पीपल को, भारतीय लोगों को, उनके प्यार और स्नेह के प्रति। और फिर मरने के बाद उनकी अस्थियों का किस तरह विसर्जन किया जाए, किस तरह उनका दाह संस्कार किया जाए, ये उन्होंने अपनी टेस्टामेंट में लिखा है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। देखिए, लेसन स्टार्ट होता है। देखिए, फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। इसमें पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं मैं उसे लौटा नहीं सकता। वैसे भी प्यार जैसी बहुमूल्य चीज़ का रिपेमेंट करना, उसको वापस करना तो मुश्किल है। बहुत लोग उसको लौटाया नहीं जा सकता। प्यार जैसी, स्नेह जैसी चीज़ को, सम्मान जैसी चीज़ को, है ना। तो ये पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं कि पहले तो वो भारतीयों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनको भारतीयों का इतना प्यार और इतना स्नेह मिला। फिर वो ये कहते हैं कि मैं केवल अपना ग्रैटिट्यूड, अपना आभार इसी तरह प्रदर्शित कर सकता हूँ, कि दिखा सकता हूँ कि उनके मैं जब तक जीवित रहूँ मैं उनकी सेवा करता रहूं और उनके प्यार और स्नेह के प्रति कभी भी अनवर्दी ना हूँ, यानी कभी भी अयोग्य ना बनूं, हमेशा योग्य साबित रहूं। और देखिए फिर ये है, टू माय इननंबरेबल कॉमरेड्स। इसमें इन्होंने कहा है कि इनके कई, मतलब इननंबरेबल माने जिनको अनकाउंटेबल, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति इन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा मैं आभारी हूँ, और कह रहे कई महान कार्यों में, कई चीज़ों में हम एक दूसरे के सहभागी और सहयोगी रहे हैं। कई विजयों को, माने कई विक्ट्रीज को हमने साथ साथ सेलिब्रेट किया है और कई दुखों को एक साथ सहन किया है। इसके बाद देखिए वो ये कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो और मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, तो चाहे मेरी मृत्यु कहीं भी हो, देश में हो या विदेश में हो, जब मेरा दाह संस्कार किया जाए तो दाह संस्कार तो कहीं भी कर दिया जाए, लेकिन मेरी राख, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर। तो दाह संस्कार तो वहीं कर दिया जाए, बट माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन उसकी जो राख है उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए और इस राख का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और उसका अधिकांश भाग किस तरह उसको रखा जाए, वो कहते हैं रखा कुछ भी ना जाए। देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है, नो पार्ट ऑफ दिस एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। मेरी इस राख का, मेरी शरीर की राख का कोई भी भाग बचाकर या संभाल कर सुरक्षित ना रखा जाए, बल्कि किस तरह से किया जाए, देखिए ये इसमें आगे बताया गया है। देखो ये इन्होंने अपने साथियों का डिस्क्रिप्शन जो दिया था कि बहुत सारे साथियों के साथ बहुत तरह तरह के काम किए हैं, वो है। इसके बाद देखिए सेकंड में है, सेकंड पैराग्राफ में, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। ये कहते हैं मेरी इच्छा है कि जब मेरी शरीर की एक मुट्ठी राख इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस,
जब मैंने ये बात कही तो इसका कोई धार्मिक संबंध नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से इलाहाबाद की गंगा और यमुना से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा लगाव भी इससे बढ़ता गया। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, ऋतुओं में चेंज होता है, वैसे वैसे नदी के परिवर्तित स्वरूपों को, मतलब इसके चेंजिंग मूड को मैंने देखा है। वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, वेरिंग मूड, मैंने इसके भिन्न भिन्न मूड्स को देखा है, मैंने इसके भिन्न भिन्न स्वरूपों को देखा है। यह उस इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों, कहानियों के बारे में मैंने इतना कुछ सुना है और सोचा है कि जो युग युगांतरों से इस नदियों के साथ जुड़ी हुई हैं ये कहानियाँ, ये गीत, कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे मरने के बाद मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित की जाए। देखिए थर्ड पैराग्राफ में है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलवेड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवाइंड her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats। ये कह रहे हैं कि गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, भारतीयों को बहुत प्रिय है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, भारतीयों को बहुत प्रिय नदी है ये, जिसके चारों तरफ भारत की जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, आशंकाएं, उसके विजय गीत, उसके विजय और पराजय, सब कुछ इंटरवाइंड है, जुड़े हुए हैं, गुथी हुई है। सारी जो कहानियां हैं वो सारी इसके चारों तरफ ही गुथी हुई हैं। वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है, सदा परिवर्तनशील, सदा प्रवाहमय रही है, यानी हमेशा बहती हुई गंगा है। और फिर भी ये गंगा चेंज नहीं हुई, एवर चेंजिंग, हमेशा वही गंगा रही। ये कहते हैं कि वह मुझे हिमालय की जो चोटियाँ, बर्फ से, स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, दी वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिन्हें मैंने बहुत करीब से देखा है और बहुत उसको प्रेम किया है। कहते हैं देखिए, रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और इसके नीचे जो उपजाऊ और विस्तृत मैदान हैं उनका भी स्मरण कराती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा काम और मेरा जीवन शुरू हुआ था। देखिए ये गंगा है, देखिए इसके स्नो कवर्ड पीक्स, ऊपर देखिए हिमालय की चोटियाँ जिन पे इतनी बर्फ़ जमी हुई है, तो बर्फ़ की चोटियाँ हैं, ये नीचे गहरी गहरी घाटियाँ हैं। तो ये कहते हैं कि ये मुझे उन सब की याद दिलाती है। अगला देखिए, फोर्थ पैराग्राफ देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, a narrow, slow and graceful stream in the winter and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy the Ganga, has been to me a symbol and memory of the part of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future। इसमें क्या कहते हैं कि सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई तथा सायंकाल की छाया में फैलती हुई वह स्याह, उदास और रहस्यमय हो जाती है। शीत ऋतु में ये पतली धारा की तरह हो जाती है, मंद गति से जो चलती है, शोभनीय जलधारा बन जाती है। और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाली, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष स्थल वाली, कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति लिए यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की, वर्तमान की और भविष्य के विशाल सागर की ओर जो बह रही है, ऐसा प्रतीक और स्मृति है। इसीलिए मुझे ये गंगा बहुत प्रिय है। देखिए इसके बाद जो 5वां पैराग्राफ है इसमें है, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। अब ये गंगा के बारे में बताते हैं और फिर उनको वो इस तरह बताते हैं कि ये जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, मैंने ये पुरानी परंपराओं को, रीतियों को का अधिकांश भाग छोड़ दिया है। मतलब जो उनको सेंसिबल लगा
उनको लगा कि सही है उसको ही केवल अपनाया इन्होंने, और जो उन्हें लगा कि ये परंपराएं ठीक नहीं है, रूढ़िवादी है, उनको उन्होंने छोड़ दिया। नेहरू जी कहते हैं एंड एन एक्शन दैट इंडिया शुड रिड हिमसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स। ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे रखते हैं या उसे प्रिजनर बंदी बनाते हैं, और भारत के लोगों में जो चीज़ें फूट डालती हैं या लोगों को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, उनकी शरीर या आत्मा के स्वतंत्र विकास को, फ्री डेवलपमेंट को रोकती हैं, ऐसी चीज़ों को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, यानी ऐसी चीज़ों को मैं नकारता हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया है। इसमें ये भी कहते हैं नेहरू जी कि मैं अतीत से पूर्ण रूप से स्वयं को अलग नहीं करता, यानी पूरी तरह अलग नहीं करता, बल्कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी थी, आज भी है, और मैं जानता हूँ कि ये भविष्य में भी जो ये बनी रहेगी। ये कहते हैं भारत के इतिहास पूर्व अतीत की जो प्रातः के समय प्रारंभ हुई थी, इस श्रृंखला को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। देखिए ये कहते हैं इस श्रृंखला को मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। एंड द विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन एज माई लास्ट होम इज टू इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। और ये कह रहे हैं कि यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर की एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में प्रवाहित कर दी जाए और ताकि ये विशाल सागर में पहुँच जाए और भारत के तटों को जो धोता है विशाल सागर वहाँ पहुँच जाए, तो उसका कारण है कि ये उसको बहुत बहुमूल्य मानते हो, उस विरासत को जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है। इसके बाद देखिए ये लिखा है, आखिरी पैराग्राफ है, आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर। ये कहते हैं परंतु नेहरू जी कहते हैं मेरी राख का बड़ा भाग, एक मुट्ठी तो डाल दिया जाए गंगा में, और उसका जो बड़ा भाग है उसको विसर्जित इस प्रकार किया जाए कि मैं चाहता हूँ कि इसे एरोप्लेन में हाई अबव द स्काई, ऊपर ले जाया जाए, आसमान में ले जाया जाए, और उस ऊंचाई से उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूरों का पसीना गिरता है, जहां वो कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि मेरी राख भारत की धूल मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। देखिए नीचे लाइन लिखी है, I have written this will and testament. I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954. इसका मतलब मैंने ये वसीयतनामा और इच्छा पत्र, विल माने होता है इच्छा पत्र, यानी जो अपनी इच्छा से लिखी गई है, वो नई दिल्ली में 21 जून 1954 में लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में ये अपनी विल या टेस्टामेंट लिखा था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो मेरा दाह संस्कार किया जाए, उसके बाद किस तरह से मेरी राख को प्रिजर्व ना किया जाए और उस राख को किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए, ये उन्होंने उसमें बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले तो लोगों को थैंक यू दिया है, भारतीय लोगों को, अपने साथियों को याद किया है पहले दूसरे पैराग्राफ में। देखिए इसके बाद उन्होंने तीसरे और दूसरे में इन्होंने कहा है कि उनकी शरीर की जो राख है एक मुट्ठी इलाहाबाद में बहाई जाए, और उसका कारण तीसरे पैराग्राफ में ये बताया है कि गंगा स्पेशली रिवर ऑफ इंडिया है, भारतीय लोगों को बहुत प्यारी है और बहुत युगों युगांतर से ये अपने कल्चर और सिविलाइजेशन की प्रतीक है, ये कभी ना बदलने वाली है, गंगा है जो हमेशा इसी तरह बह रही है। और देखिए इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में उन्होंने बताया कि इसके वेरियस मूड्स होते हैं, स्माइलिंग और डांसिंग है ये। फिर ये फिफ्थ पैराग्राफ में ये बताते हैं कि मैं कोई पुरानी रूढ़िवादी परंपरा नहीं है कि मैं अपने शरीर की एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहते हैं उसको तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। जो चीज़ भारतीयों को फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को रोकती है, ऐसी किसी भी ट्रेडिशन को मैंने नहीं अपनाया है
और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, भारतीय परंपराओं पर गर्व है, पूरी तरह से अलग नहीं किया है। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि एक मुट्ठी तो गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, बाकी बची हुई जो राख है, जिसका बड़ा पोर्शन जो बचा हुआ है राख का, वो एरोप्लेन से बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए और फील्ड्स, उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ पर भारतीय किसानों का पसीना, जो जहाँ वो पर कठिन परिश्रम करते हैं, जहाँ उनका पसीना गिरता है, और वो हम मेरे भारत की मिट्टी में मेरी राख इस तरह मिल जाए कि उसका कभी ना अलग होने वाला, इनडिस्टिंग्विशेबल माने होता अभिन्न अंग बन जाए। ऐसी उन्होंने अपनी विल और टेस्टामेंट 21 को जून को 1954 को लिखा था। बेटा यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है और आपको ये लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपको आगे लेसन मिलते रहें, चैप्टर्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।